साउथ की सुपरस्टार अनुपमा ने अपनी नई मूवी से कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है पर्दा। क्या आज की जनरेशन की लेडियों को पर्दा लेना चाहिए? क्या आज की लड़कियों के बढ़ते हुए रेप को देखते हुए क्या औरत को पर्दा लेना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के बीच इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। कहानी स्टार्ट होती है, त्योहार का दिन है, पूरा गांव ज्वाला अम्मा की पूजा की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच हमारी हीरोइन सुब्बू दुकान से सामान खरीद रही होती है। वो हर औरत ने चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा है जिसे वो पर्दा कहती है। सुब्बू के पिता खुद पर्दा बेचने का काम करते हैं। वो गला फाड़ कर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन सुब्बू समझती है कि ऐसे चिल्लाने से उनका गला खराब हो जाएगा। तभी उसका होने वाला पति राजेश उसके पास आता है और प्यार से उसे हाथ में चूड़ियां पहनाता है, लेकिन सुब्बू थोड़ा अकड़ से उसे डांट कर भगा देती है। इस गांव में लोग ज्वाला अम्मा नाम की देवी की पूजा करते हैं। उनकी मूर्ति के चेहरे पे भी पर्दा ढका रहता है। कहते हैं इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। कई साल पहले ज्वाला अम्मा एक बहादुर योद्धा थी। वो अपने शिष्यों को लड़ना सिखाती थी। एक दिन उनके एक शिष्य को सांप ने काट लिया। उस वक्त ज्वाला अम्मा गर्भवती थी, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस बच्चे को घोड़े पर बिठाया और वेद के पास दौड़ पड़ी। रास्ते में उन्हें 4 आदमी मिले और उनसे कहा, गर्भवती होके घोड़े पे बैठना खतरनाक है, हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। ज्वाला अम्मा ने बिना सोचे समझे उनकी बात उनको सही लगी और वो बिन सोचे समझे मान गई, लेकिन उन लोगों का इरादा नेक नहीं था। वो उन्हें एक सुनसान जगह ले गए और उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। ज्वाला अम्मा ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो दरिंदे लोग अम्मा पर भारी पड़ गए। उन्होंने ज्वाला अम्मा को जिंदा आग लगा दी। आग में जलती हुई भी ज्वाला अम्मा पीछे नहीं हटी। उन्होंने जैसे तैसे उन चारों को खत्म कर दिया और फिर वहीं पास के कुएं में कूद गईं। गर्भवती ज्वाला अम्मा की मौत उस गांव के लिए एक श्राप बन गया। उसके बाद गांव में पैदा हुए सारे बच्चे बेजान ही जन्म लेने लगे। जब पूरा गांव तबाह होने लगा तो लोगों ने ज्वाला अम्मा की पूजा शुरू कर दी। कहते हैं एक दिन अचानक एक बड़ा सा कपड़ा हवा में उड़कर आया और ज्वाला अम्मा की मूर्ति के चेहरे पर गिर गया। अनपढ़ गांव वालों ने इसे देवी का संकेत माना और उन्होंने कसम खाई कि अब इस गांव की कोई भी औरत अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगी। तभी से वहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है। उस कसम के सबूत के तौर पर और हैरानी की बात ये थी कि के बाद बच्चे मरना बंद हो गए, लेकिन इस नियम की कीमत बहुत भारी थी। अगर किसी औरत का गलती से भी चेहरा दिख गया, गलती से भी किसी ने देख लिया, तो उसे उसी कुएं में कूदकर अपनी जान देनी होती थी, जिसमें ज्वाला अम्मा कूदी थी। इसी कड़ी परंपरा के बीच सुब्बू रहती थी। वहाँ पर्दा बेचने के लिए अपने पिता के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग तैयार करती थी, ताकि उन्हें अब जोर से चिल्लाना नहीं पड़े। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सगाई होने वाली है और उसका बचपन का प्यार राजेश उसी से होने वाला पति है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन तेज हवा चलती है और सुब्बू का पर्दा सरक कर उसके चेहरे से हट जाता है। वो घबरा जाती है, चारों तरफ देखती है कि कहीं किसी ने उसका चेहरा तो नहीं देख लिया। जल्दी जल्दी से वो फिर से चेहरा ढक लेती है। सहेलियों से समझाती है कि टेंशन मत ले, कोई आसपास नहीं था, किसी ने तुझे नहीं देखा। लेकिन सुब्बू के दिल से डर जाता ही नहीं था। घर आकर वो अपने पिताजी से कहती है कि उसे एक नया पर्दा चाहिए जिसमें खास डिजाइन हो, और साथ ही उन्हें ये याद दिलाती है कि उसकी सगाई में उनकी दोस्त रत्नम को जरूर बुलाना। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, कहानी रत्नम पर शिफ्ट होती है। रत्नम अपने पति और बच्चों के साथ इतनी बिजी रहती है कि उसके लिए कहीं जाना लगभग नामुमकिन साबित होता है, लेकिन इस बार उसने जिद पकड़ ली। आखिरकार उसका पति मान जाता है और रत्नम सगाई में जाने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच गांव में एक और लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम है गौरी, और वह अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। इस गांव में जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उन्हें पर्दा पहनना शुरू करना पड़ता है। उससे पहले वो अपना चेहरा दिखा सकती हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं। गौरी अपनी माँ से पूछती है कि वो शटल खेलने जा सकती है। उसकी माँ से गुस्से में कहती है अब वो बड़ी हो गई है और किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। गौरी कहती है मेरा पर्दा फंक्शन तो कल है, तो मैं आज तो खेलने जा सकती हूँ ना मम्मी। उसी समय वो प्रेग्नेंट औरत भी मौजूद थी। वो डरते हुए कहती है अगर किसी ने गौरी का चेहरा देख लिया तो कहीं ज्वाला अम्मा का शराब वापस न आ जाए और उसका बच्चा बेजान न हो जाए। ये सुनकर गौरी मान जाती है और घर में ही रहने का वादा करती है। इधर सुब्बू और राजेश पुराने ट्रेन के डब्बे में मिलते हैं। दोनों इस तरीके से बैठते हैं कि एक दूसरे का चेहरा ना देख सके। सुब्बू चाहती तो राजेश का चेहरा देख सकती थी, लेकिन उसने खुद कसम खाई हुई थी। जब सुब्बू बड़ी हुई तब राजेश को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि अब वो उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तब सुब्बू ने उसे समझाया अगर तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते तो मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। जब हमारी शादी होगी
तभी हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। अब उन दोनों की सगाई में बस 3 दिन ही बचे थे और दोनों बहुत खुश थे। सुब्बू कहती है कि वे शादी के बाद शहर जाकर घर खरीदेगी, वहाँ टीचर बनेगी और राजेश बैंक में नौकरी करेगा। लेकिन राजेश कहता है कि उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे घर पर ही रानी की तरह रखेगा। सुब्बू भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद गोरी पर्दे का फंक्शन स्टार्ट होता है। सुब्बू और राजेश भी वहीं मौजूद थे। उसी दिन सुब्बू और राजेश की सगाई रखी गई थी। रत्नम भी वहाँ पहुँचती है क्योंकि वो गाँव के बाहर रहती थी, उसे पर्दे पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी बीच अचानक किसी के हाथ में एक मैगजीन गिर जाती है। उसके कवर पर सुब्बू की तस्वीर छपी होती है। एक बच्चा उसे उठाकर टोकरी में रख देता है जो सगाई की सामान की टोकरी थी। वो टोकरी बिना देखे राजेश के परिवार को दे दी जाती है। जब सबने मैगजीन देखी तो चौंक उठे, अरे ये तो सुब्बू है, भगवान ये तो अनर्थ हो गया। गांव में औरतों का चेहरा बाहर दिखना सख्त मना था और सुब्बू का चेहरा पूरा गांव ने देख लिया था। वहाँ हंगामा मच गया। लोग सुब्बू से पूछने लगे कि उसने फोटो क्यों खिंचवाई। सुब्बू ने कहा उसने कुछ भी नहीं किया, ये फोटो तब खींची गई थी जब हवा में उसका पर्दा उड़ गया था। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब उसे खुद को खत्म करना होगा क्योंकि गांव की औरत श्रावती प्रेग्नेंट थी और रिवाज के मुताबिक अगर चेहरा दिखाने वाली औरत अपनी जान नहीं देगी तो बच्चा बेजान पैदा होगा। रतन ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजेश ने भी बहुत कहा पर कोई नहीं माना। श्रावती उसका पति डर से टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। लोग कहते हैं कि सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था। जब सुब्बू की माँ प्रेग्नेंट थी तब भी एक औरत का चेहरा सबने देख लिया था। तब उस औरत को भी अपने प्राण देने पड़े थे और उसके बाद ही सुब्बू का जन्म हुआ था। अब किस्मत देखिए, जिस औरत ने अपना बलिदान दिया था आज उसी की औरत के बेटे बाप बनने वाला था। गांव वाले कहते हैं कि सुब्बू का चेहरा सबके सामने आ चुका है। ऐसे में अब बलिदान देने की बारी उनकी है क्योंकि अगर श्रावती के होने वाले बेटे को कुछ हुआ तो वो सुब्बू को कभी माफ नहीं करेंगे। सबका कहना है कि सुब्बू को जान देनी ही होगी। रत्नम ने उसे भागने के लिए कहा लेकिन सुब्बू ने साफ कहा मेरी वजह से किसी बच्चे की जान पर असर नहीं पड़ेगा और वो खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। मरने से पहले वो आखिरी बार राजेश से मिलती है। रोते हुए कहती है वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, क्या मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ। ये कहकर वो पर्दा हटाती है लेकिन राजेश फिर भी उसका चेहरा नहीं देखता, बस उसे गले लगाता है और अलविदा कहकर चला जाता है। अगले दिन गांव के रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ के बाद सबके सामने सुब्बू को कुएं में कूदना था। राजेश और रत्नम ने सुब्बू को रोकने की कोशिश की लेकिन गांव वालों ने एक भी उनकी नहीं सुनी। उन्होंने रत्नम के हाथ से ही एक बड़ा सा पत्थर थमाया और सुब्बू को कुएं में उतरने को कहा। उससे पहले सुब्बू को देवी से माफी मांगनी थी। सुब्बू ने वह सच बोलते हुए कहा मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को फोटो नहीं दी। अगर देवी को लगे कि मैं बेगुनाह हूँ तो वो मेरी जान बचा लेंगी और अगर उन्हें लगे कि मैंने गलती की है तो वो मुझे मार देंगी। ये कहकर वो कुएं में उतर गई और अपने प्राण त्याग करने के लिए कुएं में कूद गई। सुब्बू के पानी में उतरने के बाद तेज हवा चली और देवी की अखंड ज्योति बुझ गई, जिसे देखकर कुछ औरतें दौड़कर आईं और कहने लगी उसे जल्दी बाहर निकालो वरना अनर्थ हो जाएगा। ये देखकर गांव वालों को समझ आ गया कि ये गलत हो रहा है। सुब्बू बेगुनाह है और देवी नाराज नहीं है। बिना देर किए राजेश कुएं में कूद पड़ा और सुब्बू को पानी में ढूंढने लगा। काफी मेहनत के बाद सुब्बू को बाहर निकाल लिया। फिर भी गांव वालों का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रत्नम ने कहा अगर आप लोग एक बेगुनाह लड़की को फिर से मरने पर मजबूर करोगे तो ज्वाला अम्मा फिर से गुस्सा हो सकती हैं। इससे गांव की मुश्किलें और बढ़ेंगी। हमें सुब्बू को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देना चाहिए। राजेश ने बताया कि जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची थी वो नॉर्थ इंडिया की धर्मशाला में है। अगर उसे जल्दी ढूंढ लिया गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फोटोग्राफर का नंबर तो मिल गया था लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। आखिरकार गांव वालों ने कहा सुब्बू को खुद फोटोग्राफर को ढूंढना होगा। वो ये आकर सभी को बताएगा कि फोटो उसकी मर्जी के बिना खींची गई थी या उसने खुद अपनी मर्जी से खिंचवाई थी। लेकिन बेचारी सीधी सादी सुब्बू कभी भी गांव के बाहर अकेली नहीं गई थी और ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। गांव वालों ने ये भी कहा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तब रत्न ने आगे आकर कहा कि वो सुब्बू के साथ जाएगी। गांव वालों ने तो सुब्बू को धमकी दे डाली कि अगर वो भागी तो सुब्बू के पिताजी को छोड़ेंगे नहीं। सुब्बू ने तय किया कि वो हर हाल में फोटोग्राफर को ढूंढकर लाएगी और वो बेचारी धर्मशाला जाने के लिए निकल पड़ी। धर्मशाला पहुंचते ही रत्नम की दोस्त की बेटी
आमी उनकी मदद करने वाली थी। आमी की माँ ने उसे फोन करके गाँव वालों की कहानी बताई और मदद करने के लिए कहा तो वो मान जाती है और दोनों को अपने साथ धर्मशाला ले जाती है। स्टेशन पर आमी दोनों को पिक करती है। ठंड के कारण उन्हें गर्म कपड़े खरीदे। भीड़ में सुब्बू भटक जाती है। सुब्बू ने देखा कि वही मैगजीन वाली फोटो बहुत बड़ी होर्डिंग पर लगी है। वहाँ खड़े लोग उसी को देखे जा रहे थे। डर के मारे सुब्बू वहाँ से भागकर किसी के घर में चली जाती है। टेंशन के मारे वो चीखती है और रोने लगती है। रत्नम उसे ढूंढते इधर उधर देखती है। बहुत खोजने के बाद आमी और रत्नम उसे ढूंढ लेती है। सुब्बू रोते हुए कहती है कि उसकी तस्वीर सबने देख ली। आमी उसे समझाती है गांव वाले अंधविश्वासी हैं। किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चा बेजान पैदा नहीं होता। सुब्बू बताती है कि उनके गांव में अगर कोई औरत अपना चेहरा दिखा देती है तो उसे खुद के प्राण देने पड़ते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। आमी कहती है अगर कोई औरत खुद को खत्म नहीं करती तो शायद यह अंधविश्वास टूट जाता। ये सुनकर सुब्बू थोड़ी चिंतित होती है। आमी खुले विचारों वाली थी। शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती थी। लेकिन सुब्बू मासूमियत से कहती है भगवान ने औरतों को बच्चा जन्म देने की ताकत दी है, इसलिए शादी और बच्चा भी जरूरी है। सुब्बू की बात सुनकर आमी हंस पड़ती है। धर्मशाला जाती उन्हें एक कमरा लिया। रात में जब सुब्बू सो रही थी आमी उसके पास आई, अपनी दुखी भरी कहानी बताई। कैसे गांव वालों ने कहा था कि गर्भवती श्रवती 1 महीने बाद बच्चा डिलीवरी करेगी। उससे पहले सुब्बू को फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना उसे भी खुद को खत्म करना पड़ेगा ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। सुब्बू की हालत देखकर, उसकी बातें सुनकर वो बहुत दुखी हुई। रात में रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से उनकी गाड़ी रुक जाती है। आमी बाहर जाकर रास्ता देखती है। इसी बीच सुब्बू फोटोग्राफर को कॉल करती है। कॉल लग जाती है लेकिन सुब्बू इंग्लिश में नहीं जानती थी, इसलिए वो आमी को बुला लेती है। लेकिन तब तक कॉल कट जाता है। गांव में राजेश के पिता कहते हैं सुब्बू चाहे बेगुनाह साबित हो जाए लेकिन उससे शादी मत करना, क्योंकि वो पूरी तरीके से नापाक हो चुकी है, क्योंकि उसका चेहरा अब सबने देख लिया है। धीरे धीरे राजेश भी अपने इरादे से डगमगाने लगता है। बाहर की दुनिया देखकर सुब्बू को एहसास होता है कि वह गाँव की औरतों रिवाजों में फंसी है, वहीं बाकी लोग अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। राजेश दुकान पे देखता है कि लोग सुब्बू की तस्वीर वाली मैगजीन खरीद रहे हैं और उसकी तस्वीर को छू भी रहे हैं। ये सब देखकर वो सुब्बू से घिन महसूस करता है और सोचता है शायद अब सुब्बू से रिश्ता तोड़ना ही सही होगा। अगले दिन सुब्बू राजेश को कॉल करती है। उस समय राजेश अपनी शादी के फंक्शन में बैठा होता है। उसके पिता कॉल उठाकर सारी बात सुब्बू को सुनाते हैं। इसी बीच कुछ शराबी लोग सुब्बू को पकड़ लेते हैं। आमी और रत्नम उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचती हैं। शराबी उसे गाड़ी में बैठाकर छेड़ने की कोशिश करते हैं। आमी और रत्नम के आने पर वे डर के सुब्बू को गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। सुब्बू को चोट लगती है और वो मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट जाती है। रोते हुए वो कमरे में आती है और चिल्लाती है माँ की बात झूठ थी। माँ ने तो कहा था ये पर्दा हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन ये मुझे कभी बचा नहीं सकता। आमी उसे फिर से समझाती है तुम्हारे गाँव के सारे रिवाज सिर्फ अंधविश्वास है। किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चे के जिंदा पैदा होने पर असर नहीं पड़ता। अगर कोई औरत खुद को खत्म करती है तो क्या सब कुछ सही रहेगा? तुम्हें इस अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अपनी जिंदगी को किसी दबाव में दबकर मत जियो। सुब्बू मासूमियत से पूछती है तो इसमें श्रवती क्या बच्चा तो नहीं मरेगा ना? आमी उसे जवाब देती है बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं मरेगा। तुम्हारा पर्दा उतारने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और वैसे भी ज्वाला अम्मा कभी नहीं चाहेगी कि कोई औरत अपना चेहरा ढक के या किसी बच्चे की जान जाए। ये सुनकर सुब्बू में हिम्मत आ जाती है। वो सारे अंधविश्वास पीछे छोड़ देती है और अपनी जिंदगी खुलकर जीना शुरू कर देती है। पहली बार वो अपना पर्दा हटाती है। अब उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका चेहरा देख रहे हैं। जब उसने देखा कि उसकी फोटो वाला पोस्टर लगे हैं जिसे देख के लोग मुस्कुरा रहे थे, किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उसे समझ आ गया कि उस फोटो का होना गलत नहीं था। इससे उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं हुई। तभी आमी आकर बताती है कि उन्होंने फोटोग्राफर को ढूंढ लिया और अब वो सुब्बू से मिल सकते हैं। लैंडस्लाइड की समस्या भी खत्म हो गई थी, इसलिए अब वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सुब्बू कहती है वो कुछ दिनों और यहीं रहना चाहती है। उसे अपनी आजादी बहुत पसंद आ रही थी। आमी मान जाती है और तीनों मिलकर वहाँ कई स्पोर्ट्स और एक्टिविटी करते हैं। पहली बार सुब्बू अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। सुब्बू देखती है कि वहाँ आए हुए माउंटेन क्लाइंबर अपनी बकेट लिस्ट डायरी में दिल की वो ख्वाहिश लिखते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। सुब्बू भी अपनी बकेट लिस्ट बनाती है और उसमें लिखती है कि वो बिना पर्दा पहने अपने गांव में सबके सामने घूमना चाहती है। इसी बीच फोटोग्राफर का वीडियो मैसेज आता है। वो वीडियो मैसेज में कहते हैं वो साउथ इंडिया की एक खास चिड़िया का फोटो लेने गए थे और तभी सुब्बू उसके कैमरे के सामने आ गई। तब वो किसी इंसान की तस्वीर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उस पर सुब्बू में कुछ खास लगा था,
इसलिए उसने फोटो खींची। वो माफी मांगते हैं कि बिना पूछे उसने फोटो छाप दी और अब वो सब ठीक करने के लिए तैयार है। सुब्बू कहती है अब उनका यहाँ रहने की कोई वजह नहीं रही, वो वापस जाना चाहिए। सुब्बू और रत्नम गाँव पहुँचते हैं। आज उसकी अग्नि परीक्षा थी। सुब्बू बिना पर्दे के ही बाहर निकलती है। लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के सभी मर्द, बच्चे, गांव की औरतें बस सुब्बू को ही देखे जा रही थी। तभी एक बच्चा सुब्बू को देख लेता है। वो जाकर सुब्बू के पिता गांव के सभी लोगों को खबर देता है। लोगों के मन में बस यही चल रहा था कि क्या ये लड़की पूरे गांव का सर्वनाश कर देगी और अब कभी इस गांव में जिंदा बच्चा पैदा नहीं होगा। दूसरी तरफ उसी समय श्रावती को तेज दर्द आते हैं। उसकी डिलीवरी में गांव की औरतें मदद कर रही होती हैं। श्रावती बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना कर रही थी। बहुत सारा दर्द झेलते हुए अचानक वो बेहोश हो जाती है। श्रावती का पति फूट फूट कर रोने लगता है और इसके बाद वो पास में पड़े एक चूल्हे से एक ईंट निकालता है और गुस्से में चलने लगता है। उसकी आंखों में खून था। वो सुब्बू से बदला लेना चाहता था। लोग सुब्बू को खूब गालियां देने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। श्रावती का पति भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सुब्बू के पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसका सिर पर्दे से ढक देते हैं, लेकिन सुब्बू अब पहले जैसी नहीं रहती। वह उस पर्दे को निकाल फेंकती है। अब जैसे श्रावती का पति उसे ईंट से मारने वाला था, तभी खबर आती है कि श्रावती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। सब चौंक जाते हैं। गांव वालों को समझ में आता है उनका श्राप सिर्फ अंधविश्वास था। वे देवी की प्रार्थना करते हैं, सुब्बू को सम्मान देते हैं। आखिर में सुब्बू मशाल लेकर देवी की मूर्ति पर पड़े पर्दा जला देती है। ये देखकर गांव की सारी औरतें अपना चेहरे से पर्दा हटा देती हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सुब्बू ने फोटोग्राफर से कहा था कि जब गांव की औरतें पर्दा छोड़ेंगी तब वो फोटो छापे, और ऐसा ही होता है। फोटोग्राफर उसकी नई तस्वीर छापता है और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मेरे भाई और बहनों, पर्दा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस औरत की आवाज है जिसे अपनी जिंदगी और किसी और के फैसलों में कैद कर दी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसके सपने होते हैं, ना कि उसे पर्दे में छिपाना होता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आज की औरतों को पर्दा लेना जरूरी है? क्या आज की औरतें पर्दा लेंगी तो क्या ये रेप जैसी कांड रुक जाएंगे? क्या औरत अगर खुल के अपनी मर्जी से जीती है, बिना पर्दे के रहती है और अपने हिसाब के कपड़े पहनती हैं, तो लोग गंदा गंदा बोलते हैं और ये बोलते हैं कि औरतें ही हैं जो रेप को बढ़ा रही हैं, क्योंकि इनके कपड़े ही लोगों को यानी आदमियों को उकसा रहे हैं। क्या ये बात सही है? इन्हीं सारे सवालों के बीच ये कहानी तो यही खत्म हो जाती है। क्या पर्दा लेने से और औरतों को घर में रहने से क्या ये रेप रुक जाएंगे? ये कभी नहीं होने वाला। ये सिर्फ आदमी की एक सोच है, बस और कुछ नहीं। पर्दा औरतों के चेहरे से नहीं, आदमियों के दिलों और दिमाग से हटना चाहिए, तभी जाके हमारा देश तरक्की कर पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही और नई कहानियां लेके आती रहूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की औरत को सबसे ज्यादा किस चीज से आजादी